सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने जन्मदिन को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा देश उसे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाता है। एक ऐसा भारतीय जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया को वेदों और उपनिषदों की ताकत दिखाई, जो सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन से मिला, यूनेस्को का चेयरमैन बना और भारत के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास में अमर हो गया। क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य स्कूल टीचर कैसे भारत रत्न से सम्मानित होकर पूरे देश का गुरु बन सकता है? आज मैं आपको उस दौरे में ले चलूंगा जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का दूत बनकर उभारा। उसने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान की असली शक्ति क्या होती है। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उस शिक्षक की जिसका सफर क्लासरूम से शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन पर जाकर खत्म हुआ, और आज भी हर 5 सितंबर को पूरा देश उन्हें खड़े होकर सलाम करता है। चलिए इनके कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो बात है 5 सितंबर 1888 की। भारत पर अंग्रेजों का राज था और आजादी की लड़ाई की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। उसी दौरे में तमिलनाडु के एक छोटे से तीर्थ स्थान तिरुत्तनी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन अपने 6 भाई बहनों में दूसरे थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के यहाँ मामूली तहसीलदार का काम करते थे। घर में पैसों की बहुत ज्यादा अमीरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी आमदनी हो जाती थी कि 6 बच्चों का पेट भर सके। राधाकृष्णन के घर में पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उनकी माँ सीतम्मा एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी महिला थीं, जो चाहती थीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उनका परिवार बेहद धार्मिक था और तिरुत्तनी के मंदिरों और तीर्थ यात्राओं में उनकी गहरी आस्था थी। उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और एक पुजारी बने। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता की हवा उनके बेटे को छू भी पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी के बावजूद राधाकृष्णन के माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी और राधाकृष्णन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। बचपन से ही राधाकृष्णन में एक अलग बात थी। जब उनकी उम्र के बच्चे गली मोहल्लों में खेल कूद में मस्त रहते थे, तब ये नन्हा बालक किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उनका दिमाग इतना तेज था कि स्कूल के टीचर भी उनसे हैरान रहते थे। वो बचपन से ही असाधारण रूप से मेधावी थे और अपनी पूरी अकादमिक यात्रा के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल की। उनकी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तनी के केवी हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वे वेल्लोर के वुरहीस कॉलेज गए। उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनना था। उनकी दिलचस्पी गणित में थी, लेकिन उनके परिवार के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उनके एक चचेरे भाई, जो उसी कॉलेज से पीआरएच कर निकले थे, उसने उन्हें फिलॉसफी की अपनी पुरानी किताबें दे दी। बस इसी एक संयोग ने भारत के भविष्य के सबसे बड़े दार्शनिक की दिशा तय कर दी। ये एक ऐसी घटना थी जो साबित करती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी मजबूरियां ही सबसे बड़े अवसरों को जन्म देती हैं। 16 साल की उम्र में 1904 में राधाकृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो पहुंच गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने। ये कॉलेज उस जमाने में बहुत मशहूर था, लेकिन इसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि एक आम परिवार इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। राधाकृष्णन को उनकी होशियारी की वजह से स्कॉलरशिप मिल ही गई। अब उनकी पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया था। कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी को ही अपना विषय बनाया। उनकी लगन और समझ इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित थे। जब वो पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिकों जैसे कांट, हीगल और प्लेटो को पढ़ते तो उनके मन में एक सवाल उठता था। उन्हें लगता, अरे ये सारी बातें तो हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी हैं। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि दुनिया भारतीय दर्शन की गहराई को समझ ही नहीं पा रही है। 1908 में उन्होंने अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी की। उनकी थीसिस का विषय था द एथिक्स ऑन एफ द वेदांत। इस छोटी सी किताब में उन्होंने पहली बार दुनिया को ये दिखाया कि भारत का दर्शन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीने का एक गहरा और वैज्ञानिक तरीका है। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद राधाकृष्ण को नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उन पर घर की जिम्मेदारियां थीं। 1909 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दर्शन शास्त्र के एक टेम्पररी लेक्चरर की नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन ये उनके महान शिक्षक बनने के सफर की शुरुआत थी। फिर 1910 में वो अनंतपुर गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। यहाँ उनका वास्तविक शिक्षण अनुभव शुरू हुआ। वो छात्रों को सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि मुश्किल से मुश्किल विचारों को कहानियों
और आम जिंदगी के उदाहरणों से समझाते थे। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना निराला था कि छात्र उनकी क्लास के दीवाने हो गए। जल्द ही उनका नाम पूरे कॉलेज में मशहूर हो गया। फिर 1916 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में परमानेंट पोजीशन मिला। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्होंने अपनी पहली किताब द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस पूरी की। इस किताब ने उन्हें शैक्षिक के क्षेत्रों में मशहूर कर दिया। फिर 1918 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का न्योता दिया। ये एक बहुत बड़ी और सम्मानित पदवी थी। मैसूर में ही उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब इंडियन फिलॉसफी लिखनी शुरू की, जिसने बाद में पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि सिर्फ 16 साल की कच्ची उम्र में 1904 में राधा कृष्ण की शादी शिवा कामू नाम की लड़की से हो गई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार और सम्मान का गहरा रिश्ता था। शिवा कामू एक समझदार महिला थी जो अपने पति के सपनों की कीमत जानती थी। उनके घर में 5 बेटियों और एक बेटे ने जन्म लिया। एक शिक्षक की कम तनख्वाह में इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था, लेकिन शिवा कामू ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थीं कि उनके पति कोई सामान्य शिक्षक नहीं है, वो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। बच्चे जब छोटे थे तब राधा कृष्णन रात में उनके लिए कहानियां सुनाते थे, लेकिन यह सामान्य परियों की कथाएं नहीं होती थीं। ये उपनिषद और गीता की कहानियां होती थीं, जो वो बच्चों को सरल भाषा में सुनाते थे। 1921 में राधा कृष्णन की जिंदगी में वो मौका आया जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा एकेडमिक सितारा बना दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें किंग जॉर्ज पंचम प्रोफेसर ऑन फिलॉसफी की कुर्सी संभालने का न्योता दिया। ये उस समय भारत की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमिक पदवियों में से एक थी। इसमें तनख्वाह भी अच्छी थी और पहचान भी। कलकत्ता में आकर उनकी प्रतिभा पूरी तरह खिल उठी। यहीं पर उन्होंने अपनी महान किताब इंडियन फिलॉसफी के दोनों हिस्से पूरे किए। ये किताबें जैसे ही छपीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर भी इन किताबों को प्याज कर हैरान थे कि भारत के पास ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी का ब्रिज बना रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे कि भारत का दर्शन पश्चिम से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और जीवन के लिए उपयोगी है। 1931 में अंग्रेजी हुकूमत ने राधा कृष्णन के ज्ञान और उनकी योग्यता को सलाम करते हुए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। अब वो सर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बन चुके थे। ये सम्मान उस दौरे में बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन इस सम्मान के साथ उन्हें लगता था कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, अब वो भारतीय दर्शन के एम्बेसडर थे। उन्हें लगता था कि उन्हें पश्चिमी दुनिया को दिखाना है कि भारत का दर्शन कितना प्रैक्टिकल और डीप है। इसी साल उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाने का प्रस्ताव आया। यह प्रशासनिक जिम्मेदारी लेनी या नहीं, इस बारे में वो काफी सोच में थे, लेकिन अंततः उन्होंने तय किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 1931 से 1936 तक राधा कृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। यह उनकी पहली प्रमुख प्रशासनिक भूमिका थी। विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाएं सुधारी, पुस्तकालय का विस्तार किया और छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर बनाया। उनका ध्यान था कि उच्च शिक्षा सिर्फ डिग्री देने की मशीन न बने, बल्कि छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित हो। उन्होंने विश्वविद्यालय में दर्शन और कलाओं को ज्यादा महत्व दिया। इस दौरान उन्होंने एक आदर्शवादी जीवन की दृष्टि किताब लिखी, जो उनकी मास्टर्स पीस मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न रेशनलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया। विश्वविद्यालय में उनका प्रशासनिक तरीका बहुत लोकतांत्रिक था। वो फैकल्टी के सदस्यों और छात्रों से नियमित बातचीत करते थे। उनका दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता था। 1936 में राधा कृष्णन की जिंदगी का सैबसी ग्लैमरस फेज शुरू हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स बनाने का निमंत्रण दिया। यह पद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित था। ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाना मतलब था कि वो दुनिया के टॉप एकेडमिक मंच पर भारतीय दर्शन को प्रस्तुत कर सकते थे। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की और इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड में उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ। अंग्रेजी प्रोफेसरों को लगता था कि फाइनली कोई ऑथेंटिक पर्सन आया है जो ईस्टर्न फिलॉसफी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है। उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों आते थे। उनकी मशहूर किताब ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट यहाँ लिखी गई। इस किताब ने पश्चिमी बुद्धिजीवियों को यह समझाया कि पूर्वी धर्म सिर्फ अंधविश्वास नहीं है,
बल्कि यह एक डीप फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए वो ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो भी बन गए। यह सम्मान सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलता है। अब वो आधिकारिक तौर पर पश्चिमी शैक्षिक दुनिया के अंदरूनी सदस्य बन गए थे। जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दुनिया के मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से रख सके। उनकी नजर सीधे राधा कृष्णन पर पड़ी। उन्हें यूएनईसीओ में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया। जल्द ही वो अपनी काबिलियत के दम पर यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन गए। वहां उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि असली शिक्षा सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि इंसान के दिल और आत्मा को भी विकसित करती है। 1949 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया तो कई लोगों को यह एक अजीब फैसला लगा। उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया दो गुटों में बंटी थी और एक साम्यवादी देश में एक हिंदू दार्शनिक को भेजने का क्या मतलब था। लेकिन यह नेहरू की दूरदर्शिता थी और राधाकृष्णन ने इसे सही साबित किया।